नमस्कार। आज हम हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर बातचीत करेंगे। इसमें हम हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ और इसके विकास को रेखांकित करेंगे। तो इसमें हम मुख्यतः भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग तक बातचीत करेंगे और थोड़ा बहुत परिचय कि कौन कौन सी आलोचना का उसके बाद विकास हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। और परवर्ती आलोचना युग जो है उस पर हम दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आलोचना के संबंध में एक बात जो हमें समझनी चाहिए कि वो यह है कि किसी भी साहित्य के विकास के साथ एक आलोचना दृष्टि का विकास तो हो ही जाता है। मतलब साहित्य के साथ साथ ही आलोचना भी चलती है, उसके उसमें अंतर्भूत होती है, उसमें समाहित होती है। आप किसी भी काल की रचना को देख लीजिए, जो अगर वो प्रशंसात्मक सिर्फ ना हो, मतलब जिसको चारण साहित्य कहा गया, अगर वो ना हो, आप सरहपाद की कविता को देखेंगे जो सिद्ध साहित्य की रचना है, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना, तो आप वहाँ भी देखेंगे कि वो अपने सामाजिक व्यवस्था जो उनके समय में मौजूद थी उसकी आलोचना करते हैं। आप कबीर के यहाँ भी देख लेंगे कि कबीर जो है वो उन सारे जो अवैज्ञानिक अतार्किक चीज़ें समाज में है उसकी आलोचना वे कविता में करते हैं। तमाम उदाहरण हैं। और कहीं ना कहीं वो कविताओं पर भी बात करते हैं कि अच्छी कविता किसको कहेंगे, कौन सी भाषा अच्छी है। यह भी एक तरह से आलोचना के ही विषय हैं। जब वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर पढ़े, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब अच्छा रचना करने वाला वही हो सकता है, समझदार व्यक्ति वही हो सकता है जो प्रेम को केंद्रीय तत्व के रूप में माने और इसके लिए उसे दूसरे जो गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाले विचार हैं उसका विरोध करना पड़ेगा। जो जाति, धार्मिक और भी जो उस समय मौजूद वजहें थीं। या वो जब कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर, यह कितनी बड़ी बात है कि आप उस समय जिस समय संस्कृत का बोलबाला है उस समय आप ये कह रहे हैं, और जिसमें संस्कृत प्रभुत्वशाली भाषा है उसमें आप ये बात कह रहे हैं कि भाषा यानी भाषा जो है, यानी संस्कृत से इतर जिसमें कवि रचना करते हैं, जिसमें तुलसीदास और सुर रचना करते हैं, वह बहती हुई नदी की तरह है और संस्कृत जो है एक कुएं की तरह है। तो ये उनकी एक आलोचनात्मक दृष्टि थी। या अगर आप तुलसीदास क्यों ही लें तो तुलसीदास ने भी इस बारे में, कविता रचना के बारे में एक अपनी बात रखी है अपने कविताओं के माध्यम से। उन्होंने लिखा कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। मतलब कीर्ति, भनीति यानी कविता, भूति मतलब संपत्ति, वही बेहतर है, वही उत्तम है जो सुरसरी सम सब कहाँ हित हुई। सुरसरी यानी गंगा, जो इस गंगा नदी के समान, जो समान भाव से सबका हित करती है, वही उसी तरह की रचना जो है उत्तम होती है। तो गंगा नदी, अब यह जब यह बात कह रहे हैं कि रचना वही उत्तम है या महान है जो सबका हित करती है, तो इसमें उन बातों का प्रत्याख्यान है जो इससे पहले कहता था, जिसमें कहा जाता था कि वेद पाठ करने का या साहित्य सहृदय होने का मतलब किसी एक वर्ग या समुदाय के लोगों को अधिकार है। तो ये एक आलोचनात्मक दृष्टि है। तो साहित्य के साथ साथ ही आलोचनात्मक दृष्टि का विकास होता चलता है। अगर आप फिर विवृति काल में आएँ तो आप देखेंगे कि जो रीति मुक्त कवि हैं, जिसकी खूब प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल ने की है, जिन्होंने रीति के नियमों को नहीं माना और जिन्होंने प्रेम को अपने रचनाओं को केंद्र में रखा, और जिसके रामचंद्र शुक्ल मैंने कहा कि बहुत प्रशंसक हैं। उसी में घनानंद भी कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहित तो मोरे कवित्व बनावत। मतलब कि लोग जो हैं कविताओं को बनाने में लगे हैं, लोग कविताएं बना रहे हैं और मुझे तो मेरी कविताएं बनाती हैं, यानी मैं जो हूँ वो कविता है। वैसे ही एक रीति मुक्त कवि ठाकुर थे, जिन्होंने लिखा कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जाना। कि लोगों ने कविता लिखने को खेल करना समझ लिया है। और कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इस तरह से रचनाओं और कैसी रचनाएं होनी चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए,
उन रचनाओं के माध्यम से अपनी रचनाओं के माध्यम से वो इन सारी प्रवृत्तियों पर जो पहले के भी कवि थे वो विचार कर रहे थे। फिर रीतिकाल में एक जैसे हित तरंगणी को रामचंद्र शुक्ल ने माना कि वह काव्य शास्त्र की पहली किताब ब्रज में है, जो कृपाराम की किताब है। बहुत सारे लोग केशवदास की रसिक प्रिया को मानते हैं कि जो रीति का जो सम्यक निरूपण हुआ है वह केशवदास के यहाँ हुआ है, जिसमें वो इस पर विचार करते हैं कि अच्छी कविता किसको कही जा सकती है। रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, इन सारे सिद्धांतों पर रीतिकाल में संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर उस पर विचार हुआ। किसी तरह का स्वतंत्र जो है सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया। संस्कृत के जो काव्य शास्त्र थे उसी पर उन्होंने ब्रज भाषा में विचार किया। कहा कि अलंकार जो है उसके संयोग से उसके योग से जो कविता है वो श्रेष्ठ हो जाती है, वही कविता श्रेष्ठ होती है जिसमें अलंकार खूब अलंकार होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया, और उदाहरण जो है उन्होंने ब्रज भाषा में दिया। जैसे केशवदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हमेशा उद्धृत की जाती है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्त, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, कि भूषण बिनु न विराजी कविता बनिता मित। कि यद्यपि, असल में इसलिए रीतिकाल की आलोचना भी होती है कि वह बहुत ज़्यादा स्त्रियों को विषय बनाता था, और कहीं ना कहीं वो फिर स्त्रियों के नक्शिक वर्णन और उसकी बाह्य बनावट को देखते हुए को केंद्र में रखने के कारण वह स्त्री के विरोध में भी चला जाता है। मतलब उपभोग की वस्तु के मात्र में के रूप में स्त्रियों को चित्रित करता है। हालांकि ये पूरे रीतिकालीन कविता के लिए सच नहीं है, पर ज़्यादातर जगहों पर ये दिखाई पड़ता है। तो इस कविता में भी आप देखिए वो कहते हैं कि अच्छी कविता कौन सी है। वो कह रहे हैं कि यद्यपि कोई अच्छी जाति की हो, एक तो यह भी विवादास्पद बात है, सुजाति, सुलक्षणी जिसके लक्षण अच्छे हों, सुबरन अच्छे वर्ण की हो जिसका रंग जो है वो अच्छा हो, सरस हो और सुवृत्त हो यानी जिसकी काया, जिसके शारीरिक बनावट अच्छी हो। ये सारे गुण अगर किसी स्त्री में हैं तब भी वह तब तक अच्छी नहीं है जब तक कि उसने श्रृंगार नहीं किया, जब तक उसने आभूषण नहीं पहने हैं। और आभूषण जिसका अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वह आभूषण होता है। तो इस रूप में अलंकार को माना गया कि कविता तभी श्रेष्ठ होगी जब उसमें अलंकारों का प्रयोग होगा, ऐसा केशवदास का मानना था। इसलिए हम ये देखते हैं कि हिंदी आलोचना का आरंभ और विकास मुख्यतः जो है वो आधुनिक युग में ही हुआ। रीति काल में कोई मौलिक योगदान न होकर मुख्यतः संस्कृत साहित्य के आधार पर, उसके अनुकरण पर ही सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते रहे। और आधुनिक काल में होने की वजह ये है कि इस आधुनिक काल में जो है वो गद्य का विकास हुआ, और गद्य के विकास के साथ साथ वैचारिकता का विकास हुआ, तर्कशीलता आई, प्रेस आ गया था, गद्य आ गई थी, पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी थी, विभिन्न विषयों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचार जो हैं उस पत्र पत्रिकाओं में लिखा जाने लगा था। तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से, जो अब जिस अभ्यास यह अभ्यास पूर्व में नहीं था, तो इस अभ्यास की वजह से आलोचना का विकास जो है हमको दिखाई पड़ता है। भारतेंदु युग जो है हिंदी आलोचना का उद्भव काल कहा जाता है। भारतेंदु युग में भारतेंदु के माध्यम से बहुत सारे विधाओं का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बहुत सारे हिंदी की गद्य विधाएं जो है इसी भारतेंदु काल की देन है, या भारतेंदु की देन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग पुस्तक में बालकृष्ण भट्ट और हिंदी आलोचना का जन्म नामक अध्याय में बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक निबंध का उल्लेख करते हुए लिखा कि लेख के नाम से ही भट्ट जी का आधुनिक दृष्टिकोण प्रकट हो जाता है। साहित्य रसात्मक वाक्य या कवि के अंतःपुर का लीला विनोद न होकर जन समूह के हृदय का विकास है। अब ये जो बात थी कि जो रस से भरा हुआ वाक्य ही कविता है, यह भामह के शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से मिला हुआ वाक्य जो है वो कविता है, इसके विरोध में
आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कही थी कि जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है। तो रामविलास शर्मा ये कह रहे हैं कि इसका निषेध है। जब बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं कि साहित्य जो है असल में हृदय जनसमूह के हृदय का विकास है, यह अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक और एक तार्किक बात थी। तो जो साहित्य, और ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध था जिसकी खूब चर्चा होती है, जिसके बाद कहा जाता है, जिसके बाद रामचंद्र शुक्ल की बात आई कि जो साहित्य है वो जनता की ही चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और उससे पहले बालकृष्ण भट्ट कह रहे थे कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। और इसी नाम से इनका एक लेख भी है, आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, उस लेख को आप पढ़ेंगे तो आपको बालकृष्ण भट्ट और भारत हिंदू युग के उस आलोचना का जो उद्भव हो रहा था उससे संबंधित जो विचार होते हैं वो एक समझ आपकी बनेगी। बहुत प्रसिद्ध लेख है और बहुत आसानी से आपको नेट पे भी मिल जाएगा, तो आप यह पढ़िए। तो साहित्य और देखने की दृष्टि बदली आधुनिक काल में। मतलब जिस तरह से हम इससे पहले साहित्य को देख रहे थे, जो जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से, तो उस तरह से साहित्य की भूमिका भी बदल गई। तो जब साहित्य को देखने की भूमिका का दृष्टिकोण बदल गया तो साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी भी बदल गई। और हिंदी आलोचना में इसी वजह से एक पूरी तरह से अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब जो श्रेष्ठ कवि, जिस तरह से कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अब के कब खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, की आपने तुलना कर दी कि सूर जो है वो सूर्य हैं, तुलसी जो है वो चंद्रमा हैं, और वो तारे जो जुगनू जो हैं वो तारे जो हैं उडुगन केशवदास हैं, और आपके कवि जो जुगनू की तरह जहाँ तहाँ प्रकाश करते फिरते हैं। फिर कोई आया, उसने कहा कि नहीं, सूर तुलसी और शशि सूर, अरे इस तरह की बातें होती रही। पर इस तरह का जनसमूह, जब ये कहा गया कि जनसमूह के हृदय का विकास का आग्रह जब भारतीय युग में दिखाई पड़ा, तो हिंदी साहित्य और उसकी आलोचना का विकास हुआ। और रीतिवादी जो कसौटियाँ थी अब तक, छंद, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ये सारी कसौटियाँ जो हैं वो पीछे छूट गईं। गद्य काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, जिस तरह से वो आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि वहाँ पर वीर गाथाओं की रचना ज़्यादा हुई। पूर्व मध्य काल को वो भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं, आधुनिक काल को वो गद्य काल कहते हैं। उनको लगता था कि काल जो है वो गद्य का है। अब गद्य के विकास के साथ आधुनिकता और वैचारिकता का विकास जो है वो चलता रहता है, मतलब उसके साथ होता गया। तो इसलिए आलोचना का विकास माना जाता है कि बिल्कुल अवश्यंभावी हो गया था। और पश्चिम में भी मतलब क्रिटिसिज्म या आलोचना का विकास होने लगा था। इस काल में, भारतेंदु काल में, आलोचना के विकास में, जैसा मैंने बताया, कि सबसे प्रमुख योगदान पत्र पत्रिकाओं और उसमें छपने वाले लेखों और टिप्पणियों का है, या पुस्तक समीक्षा या निबंध जो प्रकाशित होने लगे इसके माध्यम से। इसमें भी बहुत लोग मानते हैं कि हिंदी आलोचना के भी जन्मदाता जो हैं वो, इस पर बहुत विवाद है, इस पर किताबें भी हैं। कोई कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने जो संयोगिता संवेर की आलोचना की थी उससे उनका हिंदी आलोचना की शुरुआत हुई। कोई कहता है कि लाला श्रीनिवास दास ने पहले संयोगिता संवेर की आलोचना की थी और हिंदी आलोचना का विकास वहाँ हुआ। अब कुछ दिनों बाद लोगों ने खोज कर निकाला कि उससे कुछ पहले 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने एक नाटक शीर्षक से एक लेख लिखा था। तो अब सब लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हिंदी आलोचना का विकास जो है वह इसी नाटक, भारतेंदु के नाटक लेख से माना जाना चाहिए। इस नाटक संबंधी जो लेख था, या नाटक शीर्षक जो लेख था, उसमें भारतेंदु ने यह लिखा कि नाटककारों को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, कि नाटककार को किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ये कहा कि नाटक की जो प्रकृति, उसकी जो सामूहिक जन रुचि एवं प्राचीन नाट्य शास्त्र की उपयोगिता पर विचार किया, कि वो जो प्राचीन नाट्य शास्त्र है वो अब कितना इम्पोर्टेंट है, आज महत्वपूर्ण है, आज की जन रुचि कैसे, मतलब लोगों की रुचियाँ कैसी है, कैसे नाटक देखना चाहते हैं, किस तरह से नाटकों का निर्माण होना चाहिए। तो इसमें जो है बहुत सारे आलोचना के गुण मिल जाते हैं, कि सिर्फ उसके गुण और दोष
का ही निर्धारण नहीं किया भारतेंदु ने, बल्कि उन चुनौतियों के बारे में भी सोचा। तो रचना का काम जो आलोचना का काम जो होता है वो सिर्फ रचना का गुण दोष का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि उसके उस सामने जो चुनौतियां हैं उसमें जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में भी, दोष तो कमी ही है पर उसके सामने जो और चुनौतियां हैं कैसे वो बेहतर बन सकती हैं, क्या छूट गया, यह भी आलोचना का देखने का काम है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि ये आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा, इसलिए मैं इस पर मैंने बहुत बात नहीं की कि आलोचना जो हुआ है वह लोच धातु से बनी है, उसमें आ उपसर्ग है और अन्न प्रत्यय है, तो जिसका अर्थ होता है देखना, यानी सम्यक रूप से देखना। तो किसी कृति पर उसका सम्यक रूप से जो विश्लेषण है या उसकी समीक्षा है वह जो है वो आलोचना है। तो आलोचना जो है देखने के साथ साथ, मतलब जितना दिखता है उतना देखती है, पर उसके अंतर वस्तु का भी विश्लेषण करती है और उसकी चुनौतियों को भी सामने रखती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस नाटक लेख में उस आलोचना के लगभग सारे गुण थे जो एक आलोचना में होना चाहिए, वो सारे गुण हैं। इसीलिए भारतेंदु को लोग कहते हैं कि पहला आलोचक, या उनकी जो कृति नाटक थी उसको पहली आलोचनात्मक कृति मानना चाहिए। अब यह जो है जो सामाजिक जो स्थिति थी भारतेंदु काल की, उसकी जो राजनीतिक सांस्कृतिक जो स्थिति थी उसका भी बहुत प्रभाव आलोचना के विकास पर पड़ा, क्योंकि जब तक आपके अंदर आलोचक की एक दृष्टि पैदा नहीं होगी, आलोचक की एक वृत्ति पैदा नहीं होगी, यानी आलोचनात्मक दृष्टि का जब तक विकास नहीं होगा तब तक आलोचना का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उस आलोचना के उद्भव काल में, भारतेंदु काल में आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हुआ, आलोचनात्मक दृष्टि का ज़्यादा विकास हुआ। बाद में आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में वह अपने परवर्ती कालों में विकसित होती चली। फिर भारतेंदु के पहल से जैसा भारतेंदु के पहल से पत्र पत्रिकाएँ निकलने लगी, और उस समय भारतेंदु के समय में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, या हरिश्चंद्र मैगजीन जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, फिर प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी ब्राह्मण, बद्री नारायण प्रेमघन की पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। इन सारे पत्रिकाओं ने मिलकर एक वैचारिक माहौल बना दिया था जो इससे पहले के साहित्यिक माहौल से बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल नया था, जो अपने एकदम समसामयिक विषयों से ये सारी पत्रिकाएं जुड़ी हुई थी और उन सारी समस्याओं पर विचार कर रही थी। तो नाटक एक लेख लिखा, उसके बाद भारतेंदु ने उसके बाद संपूर्ण कृति का, मतलब कि किसी एक कृति का उसका पूरा गुण और दोष, कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ये पहली जो रचना छपी 1885 में आनंद कादम्बिनी में बद्री नारायण प्रेमघन के द्वारा ही हुआ। उन्होंने बाण भट्ट जो संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी प्रमुख रचना है कादम्बरी, उसकी प्रशंसात्मक आलोचना की आनंद कादम्बिनी में। तो यह किसी पहली एक संपूर्ण कृति का जो आलोचना या उसका गुण दोष का निर्धारण इनके द्वारा हुआ, जिन्होंने वो बाण भट्ट की जो कादम्बरी रचना थी उसकी आलोचना के द्वारा की। फिर 1885 में ही आनंद कादम्बरी में बद्री नारायण प्रेमघन ने गदाधर सिंह थे जिन्होंने एक बांग्ला उपन्यास का बंग विजेता का अनुवाद किया था, उसकी आलोचना की। और इसकी आलोचना जो है उपन्यास के तत्वों और उसके कलात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया। ये एक नई बात थी कि कैसे उपन्यास के क्या प्रमुख तत्व होते हैं, उसका कलात्मक पक्ष या उसका शिल्प पक्ष मतलब पर उन्होंने विचार किया। इसी तरह से इस नाटक में यह भी पता चलता है, इस आलोचना में, कि हिंदी प्रदेश जो है उस समय तक, आज भी कमोबेश वैसा ही है, कि दुखांत जो रचनाएं थी उसको स्वीकार नहीं करता है। बंग विजेता नाटक में उसकी केंद्रीय चरित्र है विमला, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर इतने पीड़ित होते हैं बद्री नारायण प्रेमघन, भारतेंदु के प्रमुख रचनाकार हैं, कि वो लिखते हैं कि मिश्रित सुमधुर दुग्ध के प्याले में नींबू निचोड़ दिया गया हो। मतलब इतना दुख होता है विमला की मृत्यु से। तो ये सारे मतलब ये उस आलोचना के क्रम में उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद आता है संयोगिता स्वयंवर की समालोचना, जिसके बारे में हिंदी साहित्य के आलोचना के इतिहास में खूब चर्चा होती है। सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास का नाम आप जानते होंगे। इनका एक
प्रमुख उपन्यास है, जिसको हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना जाता है। नाम आपको पता है। तो लाला श्रीनिवास दास ने आनंद कादम्बिनी में संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना अपनी पत्रिका में की। भट्ट जी ने जो ऐतिहासिक आख्यान के साहित्यिक उपयोग, मतलब देश काल और पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता के आधार पर आलोचना की है। अब मतलब कि जो ऐतिहासिक आख्यान थे उसका जो उपयोग कैसे हो, उसका साहित्यिक उपयोग कैसे हो। संयोगिता कौन थी आपको पता है? पृथ्वीराज चौहान संयोगिता। तो संयोगिता का स्वयंवर हुआ था, उसका उपयोग करके रचना लिखी गई, उसकी आलोचना छपी। संयोगिता स्वयंवर किसका उपन्यास है? पता कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा बाद में। तो इसका जो साहित्यिक उपयोग होगा ऐतिहासिक आख्यान का, वो कैसे होगा या उसका कैसे हुआ है, और उसके बाद उस देश काल और पात्र, मतलब कि उस समय का जो देश काल और जो पात्र आए वो, मतलब वो उपन्यास में जब वो आते हैं तब वो स्वाभाविक लगते हैं या नहीं। इन सारे पक्षों से एक जिस तरह से एक आलोचना होनी चाहिए, जैसे आज भी मुकम्मल आलोचना होती है, उस तरह से बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। और आलोचना की कसौटियाँ जो हैं, जो भी मैंने बताया, ये सारी कसौटियाँ जो थी वो आधुनिक कही जाएंगी, क्योंकि मतलब ये जब विचार कर रहे हैं तो उसमें हृदय की दशा और सामाजिकता को साहित्य रचना का आधार बनाने की सलाह दी गई। जो केंद्रीय बात थी बालकृष्ण भट्ट की कि वो जनता के हृदय, जनसमूह के हृदय का विकास जिसको कहते हैं। तो भारतेंदु द्वारा शुरू गए आलोचना कार्यों को प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। तो ये एक द्विवेदी युग का खाका है जिसमें हिंदी आलोचना का उद्भव हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा रचनाएं नहीं हो रही थीं, इसके अलावा भी रीति निरूपण ग्रंथ जो हैं आलोचना के, वो लिखी जा रहे थे, और रस पर आधारित आलोचना की किताबें लिखी जा रही थी, छंद पर आधारित लिखी जा रही थी, मतलब किसी एक काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, मतलब कि कैसे होने चाहिए, छंद के आधार पर उसकी आलोचना हो रही। तो ऐसी भी रचनाएं जो हैं वो हिंदी में हो रही थी, पर उसका संबंध आधुनिक काल से नहीं था। जैसे आप देखिए कि 1869 में रुद्र पिंगल ज्वाला स्वरूप ने लिखा, छंद महोदधि लिखा उमराव सिंह ने, वैसे ही रस रहस्य लिखा साहब प्रसाद सिंह ने। तो इस तरह से ये जो चीज़ें थी कि इसमें रस को महत्व देकर के रचना पर विचार किया गया, किसी में छंद को महत्व देकर रचना पर विचार किया गया, तो ये हो रहा था। पर भारतेंदु युग की जो भारतेंदु युग का जो महत्व है वो अपने इन सारी विशेषताओं की वजह से जो आधुनिकता की आईने में हिंदी आलोचना को विकसित कर रहा था। इसके बाद द्विवेदी युग आता है जो इसके विकास का पहला चरण है। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व जो था इसमें एक केंद्रीय व्यक्तित्व है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे और साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर कसते थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो किताब थी ऑन लिबर्टी, जिसका अनुवाद किया, तो उसके उस उपयोगितावादी सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे कि साहित्य का उपयोग होना चाहिए, कि साहित्य का उपयोग अगर समाज के विकास में नहीं हो पा रहा है तो उसको गैर जरूरी समझते थे। और इसी सोच पर उनके आलोचना के कहें कि वो सारे प्रतिमान जो थे वो निर्भर करते थे या निर्मित हुए थे। इस समय में द्विवेदी युग में न सिर्फ द्विवेदी जी बल्कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सुधाकर द्विवेदी जैसे विद्वान इसी युग में हुए, जो एक बड़े नाम हैं निबंध साहित्य में। जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे लोगों का अतुलनीय योगदान है, और हिंदी साहित्य की संस्कृति को वैज्ञानिक बनाने में जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया, मतलब अपार योगदान है, सहयोग है। उसी समय बुलर और ग्रियर्सन जैसे भी अंग्रेजी विद्वान थे जो भारतीय साहित्य और उसकी भाषाओं के विविध पहलुओं पर विचार कर रहे थे।
और इसी बीच 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। हिंदी साहित्य जैसे हिंदी भाषा के विकास में नागरी प्रचारणी का योगदान है, वैसे ही हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना के विकास में भी नागरी प्रचारणी सभा का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसने व्याकरण के ग्रंथ लिखवाए, हिंदी शब्द सागर लिखा गया, जिसकी भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी प्रमुख किताब होगी। नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलने लगी, सरस्वती पत्रिका निकली, और 1857 में इसे नागरी प्रचारणी सभा की जो पत्रिका थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, उसमें गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का एक निबंध छपा जिसका नाम था समालोचना। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने समालोचना आदर्श लिखा, जो अंग्रेजी के एक साहित्यकार थे पोप, उनकी एक रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसका हिंदी अनुवाद किया उन्होंने। यानी जो पाश्चात्य का जो अंग्रेजी साहित्य था जिसमें आलोचना को लेकर बातें हो रही थी, उस पर भी विचार होना शुरू हो गया था। उसी पत्रिका के, सेम पत्रिका जो 1857 में छपी थी, तो उसमें उसी पत्रिका में अंबिका दत्त व्यास का एक 53 पृष्ठों का एक लेख, गद्य काव्य मीमांसा, उसी पत्रिका में थी। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि साहित्य में आलोचना का विकास जो है वो शुरू हो गया था। 1901 में महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी मान्यताओं के साथ आते हैं कि कविता, अच्छी कविता किसको कहेंगे, कवियों को कैसी कविता लिखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव ही नहीं कि उसको सुनकर कुछ असर ना हो। संसार में जो बात जैसी दिख पड़े, कवि को उसको वैसा ही वर्णन करना चाहिए। यह एक आलोचक के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की अपने समय के कवियों से मांग थी। वो बहुधा निर्देश भी दिया करते थे, और जिसका असर मैथिली शरण गुप्त की कविताओं पर दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं यथार्थ में कविता, और जैसा दिख पड़े कवि को वैसा ही वर्णन करना चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ यथार्थ जो है कि कवि जैसा अनुभूत करता है, सत्य को उसने जैसे देखा था बस उसको वैसे प्रस्तुत कर दे। कल्पना को वह सत्य मानते हैं। वो कहते हैं कि झूठ जो है, ये जो कविता में, ऐसा नहीं है कि कविता में, कहते हैं कविता में बहुत बार झूठ का भी प्रयोग होता है। तो वो झूठ जो है, जो असभ्य लोग हैं उनको तो ठीक लगता है, पर जो सभ्य लोग हैं उनको वो बहुत नागवार गुजरता है। तो इसलिए झूठ का प्रयोग, यानी जो नहीं देखा गया है, असत्य वो कहते हैं। तो जो कल्पना को बिल्कुल वो पसंद नहीं करते हैं, वो कल्पना के प्रयोग के हिमायती नहीं है। जबकि रामचंद्र शुक्ल कल्पना की समाहार शक्ति को साहित्य के निर्माण में बहुत महत्व देते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। वो नक्शिक वर्णन और नायिका भेद के विरोधी थे, जो कि रीतिकालीन मान्यताएं थीं। वो कहते थे कि वो जनता की रुचि को ध्यान में रखकर कवियों को मनोहर कविता रचनी चाहिए, और कल्पना के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि शिक्षित और सभ्य लोगों को कल्पना या असत्य जो है उसका प्रयोग बहुत खलता है। पहली किताब आलोचना की, अभी तक जो है किसी किताब पर एक आलोचना आ रही थी, एक लेख आ रहा था। तो पहली मुकम्मल किताब, एक पूरी किताब आलोचना की, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की आती है। वह श्री हर्ष के जो संस्कृत महाकाव्य है नैध्य चरितम पर अपनी पहली आलोचना किताब नैषध चरित चर्चा 1899 में लिखते हैं। और फिर उसके बाद आलोचना के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। 1904 में उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, विक्रमांक देव चरितचर्या जो उन्होंने लिखी 1907 में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 में, संपत्ति शास्त्र 1907 में, हर्बर्ट स्पेंसर की एक रचना थी एजुकेशन, जिसको शिक्षा के नाम से अनुवाद किया, और लिबर्टी का अनुवाद स्वाधीनता के नाम से किया। संस्कृत, बांग्ला, मराठी की जो साहित्य था, उर्दू का जो साहित्य था, उसको हिंदी में वो हिंदी के संसार को उससे परिचित करवा रहे थे। ज्ञान विज्ञान से संबंधित सामग्री का प्रकाशन अपनी पत्रिका में कर रहे थे, खुद लिखते थे, दूसरों से भी लिखवाते थे। तो कुल मिलाकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है अपनी रचनाओं से और अपने पत्रिका के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक हिंदी आलोचना के विकास के लिए एक बिल्कुल मुफीद, एक बिल्कुल फेवरेबल एक माहौल बना रहे थे। आप ये देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं
और ये आपको आश्चर्य होगा कि उनके ये विचार जो हैं वो निराला से बहुत मिलते हैं, उस निराला से जिसकी कविता को उन्होंने बार बार जूही की कली को सरस्वती पत्रिका से वापस भेज दिया था, नहीं छापा। वो कहते हैं कि पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियां हैं। उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपनी स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कवि का काम है कि वह अपने मनोभावों को स्वाधीनता पूर्वक प्रकट करे। अब ये जो बात है कि पद्य के नियम से मुक्त होकर के कवि का काम है अपने मनोभावों को स्वाभाविकता से प्रकट करे। निराला भी यही कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति जो है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने में है, और कविता की मुक्ति छंदों का अनुशासन से मुक्त हो जाने में है। निराला की पंक्ति है कि जब तक न तब तक नुपुर के छंद मंद रहे, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। यानी जब तक चरण आज़ाद नहीं होंगे तब तक नुपुर से निकलने वाली जो आवाज़ है वो कहाँ से स्वच्छंद होगी। तो निराला भी वही बात कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी वही बात कह रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक ये बात कही है कि गद्य और पद्य की भाषा एक हो सकती है। आज समकालीन कवि, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी लिखी हुई कविता को आज गद्य कविता का ही कहा जाता है। और हालांकि इसके बारे में जो तर्क महावीर प्रसाद द्विवेदी देते हैं वो बिल्कुल अलग एक तर्क है, पर वो मानते थे कि भाषा एक हो सकती है। तो ये बड़ी बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वो मानते थे कि कविता की भाषा जो है वो जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के निकट होनी चाहिए। मतलब यह कुल मिलाकर वैसा ही है कि इस तरह से भारतेंदु योग का साहित्य जो प्रेरणा देने का काम करता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ का साहित्य भी या उसकी आलोचना भी एक तरह के लिए प्रेरक ही साबित होती है, एक प्रेरणा के तौर पर ही दिखाई पड़ती है। और नवजागरण का प्रभाव और रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर नई वैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो है इस काल में हावी दिखाई पड़ती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा जो द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक थे उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे उसमें थे मिश्रबंधु थे। इनके अलावा पद्म सिंह शर्मा थे, लाला भगवान दिन थे, कृष्ण बिहारी मिश्र थे। मिश्रबंधु की सबसे प्रमुख जो कृति जो सबसे प्रसिद्ध है मिश्रबंधु विनोद जो इतिहास की किताब है, उसके अलावा होता हिंदी नवरत्न, मतलब हिंदी आलोचना के ख्याल से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इस किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि 9 रत्नों की इन्होंने सूची बनाई थी मिश्रबंधुओं ने अपने अनुसार। ये मिश्रबंधु इसलिए कहा जाता है कि ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये लखनऊ के थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी हिंदी नवरत्न। अपनी रुचि से इन्होंने कविताओं का जो है वो क्रम निर्धारित किया कि कौन कवि जो है वो कितना श्रेष्ठ है। इस हिंदी नवरत्न में 9 कवि थे। पहले थे गोस्वामी तुलसीदास, फिर महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, रीतिकालीन देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास जी, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये इनके महत्व के आधार पर इनका क्रम निर्धारण किया गया। कवि 10 थे, लेकिन उन्होंने त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम को 5 नंबर पर रखकर हिंदी नवरत्न बना दिया, क्योंकि 10 रत्न नहीं हो सकता था। अकबर के भी 9 रत्न थे। इसमें मतलब इस नवरत्न में उन्होंने सबसे जो श्रेष्ठ कवि जिसको साबित किया वो थे देव। वो 1 और 2 नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास जो थे वो कवि होने की वजह से नहीं बल्कि महात्मा होने की वजह से 1 और 2 नंबर पर थे। पहले महाकवि जो थे वो देव ही थे। और रीतिकालीन साहित्य में इनकी काफ़ी अभिरुचि थी, पर मसला ये था कि उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा कवि साबित किया था। यहाँ मतलब उन्होंने लिखा है काफ़ी व्यंग्य से के साथ हिंदी नवरत्न के 7वें संस्करण में ये बात लिखी है कि कुछ लोगों को यह वास्तविक भ्रम है कि बिहारी सचमुच में देव से श्रेष्ठ कवि हैं। कुछ लोगों को यह वास्तविक भ्रम है कि बिहारी सचमुच देव से श्रेष्ठ कवि हैं। यह काफ़ी व्यंग्यात्मक उक्ति है कि भ्रम है लेकिन सचमुच में। तो इसकी प्रतिक्रिया होनी थी। उसकी प्रतिक्रिया
हुई भी। और उसके बाद हिंदी में एक पूरा एक युग चलता है, कुछ वर्षों तक एक नोक झोंक का समय चलता है कि देव श्रेष्ठ की बिहारी श्रेष्ठ। इससे एक हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत तो हुई। और ऐसे भी रामचंद्र शुक्ल ये कहते थे कि आप अगर हिंदी नवरत्न को देखेंगे तो मिश्र बंधु जो हैं वो कवि वृत्तकार अधिक थे, आलोचक कम थे। हाँ, उसका उपयोग परवर्ती आलोचकों ने किया, जो उन्होंने सामग्री इन कवियों के बारे में जुटाई, वो चाहे मिश्र बंधु विनोद में हो या हिंदी नवरत्न में। तो वो मतलब कवि परिचय ही ज़्यादा दे रहे थे, कवियों की आलोचना वह नहीं कर रहे थे, तो एक आलोचक वाला गुण इनमें नहीं था। पर इसके बाद एक इसलिए लिखा गया कि अगर आप इस हिंदी नवरत्न के बाद हुए इस नोक झोंक को देखेंगे तो आज का पाठक जो है इन विद्वानों की काव्य रसिकता का कायल तो हो जाएगा, लेकिन आलोचना शक्ति का नहीं, कि जो वो कर रहे थे वो आलोचना नहीं थी। लेकिन मिश्र बंधु का महत्व इतना ही नहीं है। आप ये समझिए कि 1900 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में उन्होंने एक लेख श्रीधर पाठक की कविताओं पर लिखा स्वतंत्र रूप से, और उनकी रचना थी हमीर हट। उससे समालोचना की, उसके स्वाभाविक जो वर्णन था हमीर हट में उसकी प्रशंसा की, और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि न सिर्फ वो रीतिकालीन कविताओं पर ध्यान दे रहे थे, बल्कि वह अपने समसामयिक और नवीन काव्य आंदोलनों के बारे में भी परिचित थे और उस पर वह लिख रहे थे। तो सिर्फ रीतिकालीन संस्कारों का ही उनको आलोचक समझना जो है वो ठीक नहीं है। तो जो उन्होंने साफ साफ नहीं, पर उन्होंने जैसे देव को श्रेष्ठ कवि साबित कर दिया था क्रम के आधार पर या फिर बिहारी पर व्यंग्योक्ति करके, उसका तो उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। एक दूसरे विद्वान थे कृष्ण बिहारी मिश्र, जो रीतिकाल के ही मर्मज्ञ थे, और उन्होंने देव और बिहारी के ऊपर किताब लिखी थी, उस पर विचार किया था, और भाव विभाव अनुभाव ये सारी जो संस्कृत काव्य से रस के तत्व थे उसको अपनी भाषा में समझाया था। और माना जाता है रामचंद्र शुक्ल भी इनकी भाषा की तारीफ करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि हम कुरुचि परिवर्तक कविता के समर्थक नहीं हैं, परंतु श्रृंगार कविता के विरुद्ध जो आजकल धर्म युद्ध सा जारी रखा गया है उसकी घोर निंदा से भी नहीं सकते हैं। कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए, उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं है। यह देव और बिहारी उनकी किताब थी, उसमें लिखा है। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे जो आक्रमण है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है, जो श्रृंगार के विरोधी थे, जो उपयोगितावाद के समर्थक थे। तो यहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं कि कह रहे हैं कि उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर कविता का सौंदर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अपनी किताब में, देव और बिहारी की किताब में, उन्होंने भाव और भाषा दोनों आधार पर विचार करते हुए देव को बिहारी से बड़ा कवि माना। कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी मिश्र बंधु के इस मत का समर्थन किया और कहा कि देव जो है बिहारी से बड़ा कवि है। इसकी प्रतिक्रिया हुई। लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव लिखा। किताब के नाम से भी आप समझ सकते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा, मिश्र बंधु ने पहले देव को क्रम में रखा। उसी तरह से लाला भगवान ने जो किताब लिखा उसको बिहारी और देव लिखा, और लिखा व्यंग्योक्ति करते हुए लिखा कि एक बिहारी पर चार चार बिहारियों, यानी मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, तो एक बिहारी पर चार चार बिहारियों का भार देखकर बेचारा हिंदी साहित्य घबरा गया है। लखनऊ प्रांत के निवासी बिहारियों ने रसिक राज कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगर के बिहारी की कविता को हल्की ठहराकर देव पर बेतरह आसक्ति दिखाई है। और फिर लाला भगवान दिन अपने पक्ष के साथ आते हैं कि जो बड़े कवि हैं वह बिहारी हैं। और फिर मैंने कहा कि ये एक तुलनात्मक, और देव बिहारी के बीच में बहुत सारे दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे, जो छिटपुट लेख भी उसमें छिप रहे थे, और चर्चा ऐसी में थी। और बहुत बात तक, यहाँ तक कि जब हम पढ़ रहे थे, जब हम ग्रेजुएशन में थे, बीए में थे, तब भी यह चर्चा कई बार उठती थी, और प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते थे कि देव या बड़े कवि या बिहारी, इसको सिद्ध कीजिए। तो हिंदी आलोचना बहुत दिनों तक देव और बिहारी के झगड़ों में उलझी रही, या नोक झोंक में उलझी रही। लाला भगवान दिन ने न सिर्फ बिहारी और देव और या रीतिकाल पर विचार किया, बल्कि उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के रचना भारत भारती और जयद्रथ वध
की भी आलोचना की। उसमें एक पत्रिका निकलती थी लक्ष्मी, 1915 में आलोचना की। बिहारी और केशव केशव की टीकाएँ लिखी। तो इन सारी बातों से हम ये समझते हैं कि इन दोनों युग पर जब हम हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जिस आलोचना का उद्भव भारत हिंदू काल में हुआ था वह द्विवेदी युग में आकर एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। और इसके बाद जो आलोचना का युग आता है वो उसे कहते हैं हम शुक्लकालीन आलोचना या शुक्ल युग। अब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक आते हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। और न सिर्फ इतिहास ग्रंथ बल्कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर भी विश्लेषण करते हैं, व्यवहारिक आलोचना भी लिखते हैं। और इस रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पर, मतलब हिंदी आलोचना और रामचंद्र शुक्ल पर हम स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे। रामचंद्र शुक्ल के युग में और भी दूसरे आलोचक थे जो लिख रहे थे, जैसे बाबू गुलाब राय थे। उनके बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई, जैसे काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन। बाबू गुलाब राय का प्रमुख योगदान जो था वो छायावाद के दर्शन को स्पष्ट करना था तथा हिंदी साहित्य की अकादमिक जो आवश्यकताएं थी उस समय बाबू गुलाब राय उसकी पूर्ति कर रहे थे। दूसरे आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। हम जानते हैं कि ये रीतिकाल के मर्मज्ञ आलोचक थे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में है। उसके बाद एक और किताब है हिंदी का सामयिक इतिहास, बिहारी की वाग विभूति, वाङ्मय विमर्श। तो मध्यकालीन साहित्य की एक साफ सुथरी समीक्षा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के यहाँ दिखाई पड़ती है। एक और आलोचक थे जिनका नाम लक्ष्मी नारायण सुधांशु था, जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों का प्रयोग करते थे। सैद्धांतिक समीक्षा का विवेचन अपनी पुस्तक जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत में किया। और रामचंद्र शुक्ल के अलावा जो इस युग के सबसे प्रमुख आलोचक थे वो थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो थे वो अध्यापन से आलोचना की तरफ आए थे। तो बहुत सारे लोग इनकी आलोचना को अध्यापकीय आलोचना भी कहते हैं। उनका एक बहुत प्रमुख पुस्तक है साहित्यालोचन। श्याम सुंदर दास ने एमए के पाठ्यक्रम के ज़रूरत के लिए उनके उपयुक्त एक आलोचनात्मक पुस्तक को लिखा जो उनके अभाव की पूर्ति करता था। उसका नाम था साहित्यालोचन। इसमें उन्होंने साहित्य को परखने की दृष्टि को एक व्यापक बनाने का प्रयास किया। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो विविध शाखाएँ थी उसके संदर्भ में साहित्य को व्याख्यायित करना शुरू किया, क्योंकि विज्ञान का दबाव जो था या प्रभाव कहिए वो हमारे उस युग पर बढ़ता जा रहा था। विभिन्न कलाओं की विवेचना करने के उपरांत उनके बीच काव्य कला का स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया। साहित्य के विभिन्न जो अंग और उपांग थे उनको अपने पास जो नवीनतम उनके पास सूचनाएँ थी उसके आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया। आलोचना के विविध प्रकारों और उसके पक्षों पर भी प्रकाश डाला। पर ज़्यादातर उनका जो उद्देश्य था वो था कि वो जो अकादमिक जो उसमें ज़रूरतें थीं, जो एमए के जो स्टूडेंट्स थे, स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी थे उनके लिए वो रचना कर सके। इसलिए रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य जो 1930 ईस्वी में छपा, बाद में वह हिंदी साहित्य नाम से छपा। इन सारी किताबों की रचना की। ये हिंदी साहित्य जो नाम से जब यह प्रकाशित हुई उनकी वो किताब, तो इसमें हम देखते हैं कि उसमें भाषा के विकास के साथ साथ अन्य कलाओं का विकास कैसे हुआ इस पर विचार किया है। हिंदी साहित्य की प्राचीनता और व्याप्ति पर विचार किया है। यह हिंदी साहित्य का जो किताब है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने की कोशिश की है श्याम सुंदर दास ने, वह अगर आप उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के साथ मिलाकर देखेंगे तो एक तरह से उसके पूरक के तौर पर हमें नज़र आता है। तो हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की जो परंपरा का प्रवर्तन भारत हिंदू ने किया, उसे नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको विकसित करने की कोशिश की। फिर रामचंद्र शुक्ल के युग के बाद आलोचना की कई प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, विकसित होती हैं, और उसके आधार पर ही आलोचना का नामकरण होने लगता है। इससे पहले क्या था कि हम भारत हिंदू के नाम पर आलोचना का युग को जानते थे, फिर द्विवेदी युग कहा, फिर शुक्लकालीन आलोचना कहा। पर शुक्ल जी के बाद, यानी शुक्लकालीन आलोचना के बाद और शुक्लकालीन के समकक्ष जो छायावादी जो आलोचना पद्धति विकसित हो रही थी, जिसमें छायावादी कवि और दूसरे प्रभाववादी आलोचक भी कहे जाते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी थी। तो एक नवीन प्रवृत्ति के आधार पर अब आलोचना का युग का नामकरण होने लगा, तो स्वच्छंदतावादी आलोचना, इसमें नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद स्वच्छंदतावादी आलोचना के बाद प्रगतिवादी आलोचना
का वहाँ को हम देखते हैं, जिसमें शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, एक लंबी परंपरा चलती है। इसमें से कई आलोचक आज भी हैं। फिर नई उसके बाद मनोविश्लेषणवादी आलोचना का उद्भव हम देखते हैं, जिसमें अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज जैसे लोग हैं। उसके बाद आधुनिकतावादी विचार, जो न्यू क्रिटिसिज्म था, उससे प्रभावित नई समीक्षा, अमेरिका का एक आंदोलन था, उससे प्रभावित होकर हिंदी में नई समीक्षा का उद्भव और का विकास होता है, जिसमें अज्ञेय, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रघुवंश, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह। और फिर समकालीन समीक्षा, जिसमें नामवर सिंह, मलयज, मैनेजर पांडे, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, नंदकिशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये जो बात की, जितने जो आलोचना की जो प्रकार हैं, पद्धतियाँ हैं जो हुए, उस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। फिलहाल इस आलोचना से संबंधित चर्चा पर हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद।